दोस्तों, क्या भारत ने चीन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मोनोपोली को चुनौती दे दी है? बेंगलुरु के एक छोटे से स्टार्टअप ने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मोटर बनाने का दावा किया है जिसमें चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है तो ये भारत के लिए एक बड़ा तकनीकी और रणनीतिक बदलाव साबित हो सकता है। इसके अलावा दूसरी खबर रूस से आ रही है। रूस ने भारत को अपनी सबसे बड़ी सैन्य तकनीक देने का फैसला कर लिया है और यहाँ पर बात S-400, S-500 या फिर Su-57 की नहीं हो रही। इससे भी बड़ी तकनीक भारत को रूस देने को राजी हो गया है। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती है रेयर अर्थ मैग्नेट। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में चीन का करीब 90% और परमानेंट मैग्नेट निर्माण में लगभग 94% नियंत्रण है। यही मैग्नेट आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटर में इस्तेमाल होते हैं। टाटा, महिंद्रा, टेस्ला, हुंडई और एमजी जैसी कंपनियों की कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इसी तरह की मोटर का उपयोग किया जाता है। समस्या यह है कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के पास रेयर अर्थ खनिज तो मौजूद है, लेकिन उन्हें प्रोसेस करने की उन्नत तकनीक चीन के पास है। चीन इस तकनीक को आसानी से दूसरे देशों के साथ साझा नहीं करता। यही वजह है कि जब भी चीन निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है, पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिक वाहन सप्लाई चेन प्रभावित होने लगती है। अब इसी चुनौती के बीच बेंगलुरु की स्टार्टअप वी मार्क लैब्स ने एक नई तकनीक पेश की है। कंपनी ने दावा किया है कि उसने ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर विकसित की है जिसमें किसी भी रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी जगह कंपनी ने उन्नत सॉफ्टवेयर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉपर वाइंडिंग और स्टील रोटर का उपयोग करके वही काम करने वाली तकनीक तैयार की है। आसान भाषा में समझे तो पारंपरिक इलेक्ट्रिक मोटर में मैग्नेट पहले से लगे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, लेकिन वी मार्क लैब्स की मोटर में ये चुंबकीय क्षेत्र सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से तैयार किया जाता है। यानी जहां पहले हार्डवेयर का काम था, वहां अब सॉफ्टवेयर और स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पहले कैमरे की गुणवत्ता पूरी तरह लेंस पर निर्भर करती थी, लेकिन आज स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर फोटोग्राफी की मदद से शानदार तस्वीर ली जाती है। उसी तरह ये नई मोटर भी बिना परमानेंट मैग्नेट के सॉफ्टवेयर के जरिए चुंबकीय क्षेत्र बनाकर काम करती है। हालांकि इस तरह की मोटर बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। पहले भी कई कंपनियों ने बिना रेयर अर्थ मैग्नेट वाली मोटर बनाने की कोशिश की थी। टेस्ला ने शुरुआती दौर में इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका आकार बड़ा था और कुछ तकनीकी सीमाएं भी थी। दूसरी तरफ कुछ देशों ने स्विच रिलेक्टेंस मोटर बनाई, लेकिन उनमें ज्यादा शोर और कंपन जैसी समस्याएं देखने को मिली। वहीं सस्ते फेराइट मैग्नेट वाली मोटरों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। वी मार्क लैब्स का दावा है कि उसकी नई मोटर इन सभी कमियों को दूर करती है और इसकी क्षमता पारंपरिक परमानेंट मैग्नेट मोटर के बराबर है। कंपनी का कहना है कि उसने कॉपर, स्टील और अपने विशेष एल्गोरिथम की मदद से ये तकनीक विकसित की है। फिलहाल ये तकनीक टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 7 तक पहुंच चुकी है, यानी इसका वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया जा चुका है। कंपनी के अनुसार 2 पहिया और पैसेंजर वाहन बनाने वाली कंपनियों के साथ पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। भविष्य में इस तकनीक का इस्तेमाल कमर्शियल वाहन, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनों और रक्षा क्षेत्र में भी किया जा सकता है। इस तकनीक के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कंपनी के संस्थापक मनीष सेठ ने साल 2020 में चीन से परमानेंट मैग्नेट मंगवाए थे, लेकिन कोविड के दौरान उनका सामान लगभग 3 महीने तक संघाई पोर्ट पर अटका रहा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर चीन कभी सप्लाई पूरी तरह रोक दे तो पूरी इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है। यहीं से बिना रेयर अर्थ मैग्नेट वाली मोटर बनाने का विचार शुरू हुआ। चीन पिछले कुछ वर्षों से कई महत्वपूर्ण खनिजों और उनकी तकनीक पर लगातार निर्यात प्रतिबंध लगाता रहा है। 2023 में जर्मेनियम पर नियंत्रण लगाया गया। इसके बाद रेयर अर्थ प्रोसेसिंग तकनीक के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। हाल के वर्षों में कई नए लाइसेंस और सप्लाई नियम भी लागू किए गए, जिससे दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ी। इसी कारण भारत भी अब इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। सरकार रेयर अर्थ सप्लाई चेन को मजबूत बनाने, प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने और नई तकनीकों के विकास पर निवेश कर रही है। अगर वी मार्क लैब जैसी भारतीय कंपनियां सफल होती है तो भारत न सिर्फ अपनी निर्भरता कम करेगा, बल्कि भविष्य की इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भारतीय तकनीक वास्तव में चीन की वर्षों पुरानी पकड़ को चुनौती दे पाएगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बात करते हैं रसिया की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अब केवल सुखोई 57 बेचने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह चाहता है कि उस सबसे आधुनिक फाइटर जेट इंजन प्रोडक्ट 177S, जिसे कई जगह 111
F-17S इंजन भी कहा जाता है, उसका निर्माण भारत में संयुक्त रूप से किया जाए। सबसे खास बात यह है कि सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार रूस ने ये इंजन पहले किसी दूसरे देश को इस स्तर पर ऑफर नहीं किया था, इसीलिए इस प्रस्ताव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल भारत इस समय अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, लेकिन इस परियोजना को पूरी तरह तैयार होने में अभी कई साल लग सकते हैं। ऐसे में रूस का कहना है कि जब तक एमका पूरी तरह सेवा में नहीं आता, तब तक सुखोई 57 भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए एक अंतरिम विकल्प बन सकता है। अब सवाल यह है, इस इंजन में आखिर ऐसा क्या खास बात है? बताया जाता है कि यह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए विकसित एक आधुनिक टर्बोफैन इंजन है। इसकी अधिकतम थ्रस्ट लगभग 156 से 157 किलोन्यूटन बताई जाती है। इतनी ताकत इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट इंजनों की श्रेणी में खड़ा करती है। तुलना करें तो अमेरिका के F-22 रैप्टर में इस्तेमाल होने वाले इंजन की थ्रस्ट भी लगभग इसी स्तर की मानी जाती है। सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि इस इंजन की ईंधन दक्षता, बेहतर थर्मल प्रदर्शन, कम रखरखाव लागत और लंबी सर्विस लाइफ जैसी खूबियां भी इसे खास बनाती है। इसके अलावा इसे स्टेल्थ फाइटर विमान की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यही कारण है कि रूस इसे अपनी सबसे उन्नत इंजन तकनीकों में गिनता है। रूस का नया प्रस्ताव केवल इंजन तक सीमित नहीं है, इसमें भारत में इंजन का संयुक्त उत्पादन, तकनीक साझा करने की संभावना और भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग की बात भी शामिल है। यानी अगर दोनों देशों के बीच समझौता होता है तो भारत केवल ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि निर्माण प्रक्रिया का भी हिस्सा बन सकता है। इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता दोनों को फायदा मिल सकता है। अगर दूसरे देशों के प्रस्तावों से तुलना करें तो फ्रांस की कंपनी साफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी भारत के साथ इंजन सहयोग की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार रूस का प्रस्ताव अधिक व्यापक दिखाई देता है, क्योंकि इसमें इंजन के साथ साथ फाइटर जेट और उत्पादन सहयोग तीनों शामिल है। हालांकि अंतिम निर्णय भारत सरकार और भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के आधार पर ही लिया जाएगा। भारत के सामने फिलहाल एक और बड़ी चुनौती है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। आने वाले वर्षों में मिराज 2000 और जगुआर जैसे पुराने विमान भी चरणबद्ध तरीके से सेवा से बाहर होंगे। ऐसे में नए लड़ाकू विमानों की जरूरत लगातार बढ़ेगी। दूसरी ओर एमका परियोजना को पूरी तरह तैयार होने में अभी समय लगेगा, इसीलिए अंतरिम समाधान की चर्चा भी तेज हो रही है। इंजन तकनीक के मामले में भी भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। आधुनिक फाइटर जेट इंजन विकसित करना दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक माना जाता है। इसे विकसित करने में कई देशों को दशक तक लग जाते हैं। ऐसे में अगर भारत को किसी विश्वसनीय साझेदार से आधुनिक इंजन तकनीक और उत्पादन क्षमता मिलती है तो इससे भविष्य की स्वदेशी परियोजनाओं को भी गति मिल सकती है। हालांकि किसी भी रक्षा सौदे में केवल तकनीकी क्षमता ही नहीं देखी जाती। कीमत, तकनीक हस्तांतरण की सीमा, रखरखाव, भविष्य की सप्लाई, रणनीतिक हित और भारत की दीर्घकालिक रक्षा नीति जैसे कई पहलुओं पर भी फैसला निर्भर करता है। इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं। एक बात जरूर साफ है कि इस समय दुनिया के कई बड़े रक्षा निर्माता भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। इसकी वजह भारत का तेजी से बढ़ता रक्षा बाजार और स्वदेशी रक्षा निर्माण पर बढ़ता जोर है। ऐसे में आने वाले महीनों में एमका और नए फाइटर इंजन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला देखने को मिल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या भारत रूस के इस व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार करता है या फिर किसी दूसरे विकल्प को चुनता है। बहरहाल इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।